खुशामदीद दोस्तों। पिछले दिनों एक साहब मेरे पास आए, 40-45 साल के थे और महीनों तक उन्होंने गैर मामूली जज्बात का सामना किया। उन्होंने मुझे बताया कि इन जज्बात में जिसमें वो उदास रहते थे, इसके अलावा सर में दर्द, बेचैनी शामिल थी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उनकी जो रोजाना की जिम्मेदारियां थी वो उन पर एक बोझ बन गई थी। नींद और भूख उसमें भी कमी आ गई थी। अब उन्हें महसूस होने लग गया था कि उनकी याददाश्त यानी कि मेमोरी भी कमजोर होने लग गई थी और उनको रोजाना के कामों को याद करना भी मुश्किल हो गया था। इसी तरह अपने मर्ज के जवाब और इलाज की तलाश में उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलने का फैसला किया, इस उम्मीद कि उनको इसका इलाज या हल मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा फायदा ना हुआ। कई टेस्ट और मशवरे के बाद डॉक्टर्स को उनकी तकलीफ का कोई जिस्मानी सबब नजर ना आया। मेरे पास वो किसी रेफरेंस से आए, उनसे तफसीली बातचीत हुई। मैंने उनको उनके मर्ज का नाम बताया और उसका इलाज बताया और वो काफ़ी बेहतर हो गए। यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल बनता है, आपके ख्याल में इन साहब को किस चीज़ की बीमारी थी? घबराहट की बीमारी यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उदासी की बीमारी यानी कि डिप्रेशन, या फिर खून की कमी? तो दोस्तों इसका जवाब कि उनको कौन सी जहनी बीमारी थी, मेंटल डिसऑर्डर या जहनी बीमारी होती क्या है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं एक साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट डिजिटल चैनल। ज़हनी मर्ज या मेंटल इलनेस का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हालत कि जिसमें इंसान की सोचने, जज्बात, बिहेवियर यानी कि रवैये और महसूस करने की सलाहियत शदीद तरीके से मुतासिर हो, और वो इतनी मुतासिर हो कि उसकी ज़िंदगी पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, एक मनफी असर हो। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने ज़हनी सेहत के मुतालिक बात की थी और आज उम्मीद है कि आपको ज़हनी सेहत और ज़हनी मर्ज में एक फ़र्क, एक डिफरेंस नज़र आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि ज़हनी अमराज जो कि हमारे माशरे में बड़ी आम पाई जाती हैं। सबसे पहले आती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स यानी कि घबराहट की बीमारी। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या डिप्रेशन एक दिमागी मर्ज है, एक ज़हनी मर्ज है, और क्या एंग्जाइटी भी? तो इसका जवाब है जी हाँ, हकीकतन ये ज़हनी अमराज हैं और ज़हनी अमराज की सबसे आम किस्म है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। हम जानते हैं कि 20%, 20% इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ये वो बड़ी तादाद है जो कि अमेरिका में एडल्ट पॉपुलेशन यानी कि 18 साल से बड़े लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर से दो चार करती है। अगर इसी बात को अलग तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान में तीसरा चौथा बंदा और इंडिया में हर 5वां बंदा घबराहट की बीमारी का शिकार है। लगभग दुनिया में 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोग हर साल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की अलामात का शिकार होते हैं। इन 4 करोड़ लोगों में से रिसर्च से देखा यह गया है कि सिर्फ 37%, 37% लोग मदद हासिल करते हैं, इलाज हासिल कर पाते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स अक्सर अकेले नजर नहीं आती और ये डिप्रेशन के साथ अमूमन को डायग्नोसिस होती है, यानी कि इसके साथ अमूमन डिप्रेशन की भी अलामात होती हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, घबराहट की बीमारियां कुछ मुख्तलिफ किस्मों में आती हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स यानी कि घबराहट की बीमारी जिसमें हर वक्त बंदा परेशान रहता है। पैनिक डिसऑर्डर्स यानी कि जिसमें इंसान को पता लगता है कि चीज़ें उसकी कंट्रोल में नहीं है, और आपने देखा होगा कि लोग इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि उनको हार्ट अटैक होने वाला है। कई जवान लोगों को लगता है कि उनका सांस बंद होने वाला है, लेकिन उसके पीछे कोई जिस्मानी सबब नहीं होता। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, लोगों को क्राउड में और भीड़ में लोगों के दरमियान घबराहट महसूस होती है। और एक और मशहूर बीमारी जिसका आपने नाम सुना होगा वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की बीमारी, OCD, जिसमें इंसान को काफ़ी चीज़ों से वहम होता है। वो हाथ बार बार धोता है, वो काफ़ी चीज़ों को बार बार चेक करता है, नमाज में पढ़ने में उसको वहम आते हैं और वो एक काम बार बार करता है, वो उसको रोक नहीं पाता। तो देखा जाए इन सब घबराहट की बीमारियां, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में क्या चीज़ आम है? ये सभी डिसऑर्डर्स में इंसान की सोचों में, हमारी सोचों में ऐसी परेशानी है, ऐसी वरिंग थीम्स होती है जैसे रोज़ाना की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं में मसला पैदा करते हैं। और ये इतना ज़्यादा मसला पैदा करते हैं, ये जो परेशानी की सोचें हैं, ये वरिंग थीम्स हैं कि आपकी जो रोज़ाना की स्लीप है, आपकी नींद है, वो ख़राब होती है। आपके जो रोज़मर्रा के ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस हो या आपके जॉब की परफॉर्मेंस हो, वो ख़राब हो सकती है। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है और इलाज के तरीके मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और दवाइयाँ जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स शामिल हैं, जिसमें हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आती है डिप्रेशन यानी कि उदासी की बीमारी। देखा यह गया है कि दोस्तों डिप्रेशन
दुनिया में तकरीबन 350 मिलियन लोगों को यानी कि 35 करोड़ लोगों को मुतासिर करती है। यानी कि इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है ये। अमेरिका की बात की जाए तो ये 7% यानी कि 7% लोगों में पाई जाती है। तो यानी कि तादाद बनती है 16 मिलियन 1.5 करोड़ लोग। पाकिस्तान में तकरीबन 33-34% लोग, और भारत इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के सर्वे जो कि 2015-16 के मुताबिक तकरीबन 5.5 करोड़ लोग, 54 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। हर 20 में से एक हिंदुस्तानी जो है वो डिप्रेशन की अलामात, डिप्रेशन के सिम्टम्स का उसको सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर डिप्रेस्ड मूड की बात की जाए तो कभी कभी इंटरेस्ट का कम होना, दिलचस्पी का कम होना उन कामों में जिसमें पहले आपको मजा आता था वो कम हो जाती हैं। जिंदगी में स्ट्रेस को लेकर मूड में, मिजाज में उदासी, ऊपर नीचे होना, ज़हनी या जिस्मानी तौर पर उसका इजहार करना एक आम बात है। लेकिन डिप्रेशन में इंटरेस्ट कम होना, उन कामों में जिसमें आपको दिलचस्पी होती थी, आपकी ज़िंदगी के हर मामलात में आपको मुतासिर करे, आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी ज़िंदगी में, अपनी प्रोडक्टिविटी को, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस हो, कॉलेज की परफॉर्मेंस हो या वो ऑफिस की परफॉर्मेंस हो, आपकी नींद में खलल डाले, आपकी भूख में खलल डाले और आपको इतना परेशान करे कि आप तनहा पसंद हो जाए और आपकी याददाश्त को मुतासिर करे, तो ये यकीनन एक डिप्रेशन की बीमारी की शदीद अलामात हैं। औरत और मर्द में डिप्रेशन मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। औरतों को उदासी के अलामात के तौर पर अक्सर उदासी यानी कि लो मूड, अपना आप दूसरों के मुकाबले में बुरा लगना, वर्थलेसनेस या गिल्ट का एहसास होना, पछतावे का एहसास होना, ये एक आम अलामत है। अगर मर्दों की बात की जाए तो उनको डिप्रेशन की अलामत में अक्सर थकन महसूस होती है, उनको आसानी से गुस्सा आ जाता है, उनके अंदर एंगर आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर उनको अक्सर गुस्सा आ जाता है। दूसरी अलामत में ये भी देखा गया है कि लोगों को सर दर्द, उनको मनफी सोचें, उनकी एपिटाइट में कमी, उनको खुराक में कमी जिससे उनका वजन कम हो सकता है, उनकी नींद में खलल, उनकी नींद में खराबी, और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि उनको एक खास किस्म के दौरे आते हैं और आखिर में उनकी याददाश्त में कमी आती है और वो ऐसी याददाश्त कि वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम उनको याद नहीं रहते। अगर डिप्रेशन के इलाज की बात की जाए तो डिप्रेशन का एक आम इलाज साइकोथेरेपी से की जा सकती है, जिसको हम सीबीटी भी कहते हैं। उसके अलावा दीगर साइकोथेरेपीज भी हैं जिसमें इंटरपर्सनल थेरेपीज हैं, और हम दीगर मरीजों के लिए साइको एजुकेशन ग्रुप्स भी बनाते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन साइकोथेरेपी से ठीक ना हो तो हमें यकीनन दवाइयाँ जिसमें एंटी डिप्रेशन शामिल है उसका इलाज यकीनी तौर पे मरीजों को देना पड़ता है, और उसके अलावा भी मरीजों को ये बताना पड़ता है कि उनके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की हम बात करेंगे वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या आपने इस डिसऑर्डर का पहले कभी नाम सुना है? दोस्तों, 2018 में अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो लोग जिन्होंने ज़हनी सेहत के लिए मदद तलब की, जिनको किसी किस्म की ज़हनी बीमारी थी और उन्होंने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पसंद किया, उनमें से तकरीबन 3% लोगों को 3% लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोसिस हुआ। ये नंबर अभी भी मैं समझता हूँ कि कम है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर के पास गए भी नहीं और उनको किसी न किसी किस्म की ज़हनी बीमारी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होगी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 2% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि हर 50-55 में से एक बंदे को ये बीमारी है। अगर इंडिया की बात की जाए, भारत में तकरीबन 4.5% लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, यानी कि हर 22 में से एक बंदे ने बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कभी ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उसको इस बीमारी का सामना करना पड़ा होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये एक बैड मूड स्विंग यानी कि सिर्फ मिजाज में उतार चढ़ाव इसका मतलब नहीं है, ये उससे बढ़ के है, और इसकी दो वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि जो लोग बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोस्ड होते हैं वो बिल्कुल अपने मिजाज में उतार चढ़ाव यानी कि मूड स्विंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उनके बस में नहीं होता कि अपने मिजाज के उतार चढ़ाव या मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकें। और दूसरी वजह यह है कि जो मिजाज के उतार चढ़ाव यानी कि जो मूड स्विंग्स हैं ये बहुत रेंज करते हैं, इनमें बहुत डाइवर्सिटी होती है, यानी कि ये मेनिया में भी जा सकते हैं। और मेनिया का मतलब ये है कि ये मरीज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनके अंदर ये खुशी नाकाबिल तकसीर होती है, ये बिल्कुल दीवानापन हरकतें करते हैं, ये ग्रैंडोसिटी का शिकार होते हैं, यानी कि इनको लगता है कि आम लोगों के मुकाबले में इनके पास कोई खास ताकत है, इनके पास कोई खास इंफॉर्मेशन है। इनकी सोचें जो है ये बहुत तेज होती हैं और ये ओवर टॉकेटिव होते हैं, बहुत तेजी से बातें भी कर रहे होते हैं। इनके अंदर नींद की कमी होती है, इनके अंदर खुराक की कमी होती है, और कभी कभी तो इतना वायलेंट हो जाते हैं कि ये बात मार धाड़ तक और एक दूसरे के साथ झगड़े तक बात पहुंच जाती है। तो ये तो बात महीने की थी जो कि मूड का एक पोल है। अब दूसरे पोल की बात की जाए तो इनको एक्सट्रीम एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन भी आ सकते हैं। डिप्रेशन की हमने वीडियो में पहली बात की, इसमें सारी डिप्रेशन की अलामात भी आ सकती है, जिसमें लो मूड है, नेगेटिव थॉट्स हैं, सारी मनफी सोचें हैं और सारी डिप्रेशन की अलामात आती हैं। तो मरीज जो है दो पोल्स के दरमियान इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो लिहाजा इस बीमारी का इस वजह से यही नाम दिया गया है बाइपोलर, यानी कि दो पोल्स। और इन दो पोल्स के दरमियान कभी कभी मरीज को हाइपोमेनिया के सिम्टम्स भी आते हैं, यानी कि उसको जो मेनिया के सिम्टम्स की आप इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दें तो उसको हाइपोमेनिया भी आता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ रहना एक आसान काम नहीं है। जिन लोगों को ये बीमारी है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी भी बहुत किस्म की दवाइयां हैं,
जिसमें मूड स्टेबलाइजर हैं, एंटीसाइकोटिक्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल काउंसलिंग भी होती है मरीजों की, उनकी साइकोथेरेपी है, ताकि उनकी दवाइयां और साइकोथेरेपी में ज्यादा बैलेंस रहे। दोस्तों, हमने वीडियो के शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि मेरे पास एक मरीज आया था और जो उसको अलामत थी, जो उसको सिम्टम्स थे, तो उसको क्या बीमारी थी। तो उस सवाल का सही जवाब है नंबर 2, डिप्रेशन की बीमारी। अगर आपने कमेंट में जवाब नंबर 2 दिया है यानी कि डिप्रेशन, तो आप शाबाशी के मुस्तहिक हैं। लेकिन आपने जवाब एंग्जाइटी डिसऑर्डर दिया या ब्लड की कमी यानी कि खून की कमी दिया है, तो भी आप शाबाशी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आपको पता चल गया है कि डिप्रेशन की अलामत क्या होती हैं और एंग्जाइटी की अलामत क्या क्या होती हैं। चलते हैं हम अपने चौथे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। क्या आपको पता है कि हर 100 में से 2 लोग उनको साइकोसिस के सिम्टम्स होंगे उनकी जिंदगी में? जी हां, इसका मतलब यह है कि दुनिया में 1.5 से 2% लोगों को साइकोटिक डिसऑर्डर होगा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 150 में से एक बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर अपनी लाइफ टाइम में हो सकता है। और अगर भारत इंडिया की बात की जाए तो इसका प्रेवेलेंस, इसके स्टैट्स इंडिया में 1% है, यानी कि हर 100 में से एक बंदा भारत में उसको भी स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकती है। ज्यादातर लोगों को अपना फर्स्ट साइकोटिक ब्रेकडाउन जो है वो ज्यादातर 16 से 30 साल की उम्र के दरमियान होता है। तो अगर दुनिया में देखा जाए तो तकरीबन हर साल 1 लाख लोग जिनकी उम्र 16 से 30 साल की उम्र के दरमियान है, उनको फर्स्ट साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है। 1 लाख लोग, ये बहुत ज्यादा तादाद है। कई हरगिज मतलब नहीं कि वो 1 लाख लोग जिनको साइकोसिस हुई वो साइकोटिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि साइकोसिस और साइकोटिक डिसऑर्डर में फर्क है। साइकोसिस की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, जैसे कि कोई मेडिकल बीमारी, कोई इन्वायरमेंटल मसले, या घर में कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम टेंशन। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि आपकी कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर आपके फैमिली में कोई साइकोसिस की बीमारियां हैं। और सबसे बढ़कर ये आजकल के ज़माने में देखा गया है कि ड्रग्स में काबिल ज़िक्र है चर्स, मैरिजुआना, वीड, और इसके अलावा जितनी भी स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं जिसमें कोकेन शामिल है, और आजकल ये देखा गया कि आइस, जिसको मेटएम्फेटामिन या क्रिस्टल के नाम से भी पुकारा जाता है, वो भी लोगों के अंदर साइकोसिस इंड्यूस कर सकती है, साइकोसिस पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है साइकोसिस कॉज कर सकती है, साइकोसिस की वजह बन सकती है। लेकिन अगेन कि अगर साइकोसिस जो है 6 महीने तक रहे तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर बन जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि साइकोसिस की अलामत हैं क्या? तो जो बंदा जिसको साइकोसिस होती है वो हकीकत से दूरी अख्तियार कर लेता है, उसकी सोच हकीकत से बिल्कुल दूर हो जाती है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिसरप्शंस इन देयर रियलिटी। और ये सोच उसके रवैये में, उसके बिहेवियर में नजर आती है। उसको डिल्यूजन होती है, यानी कि शक की बीमारी। जब वो बाहर फिरेगा उसको लगेगा कि लोग उसके बारे में साजिश कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसे प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन्स कहते हैं। और ये हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, हकीकत के बरक्स की बात होगी। जब वो घर में होगा तो उसको ये भी लगेगा कि घर वाले उसको खाने में जहर दे रहे हैं, उस पर किसी ने जादू तावीज़ किया है। इस बात में बिल्कुल हकीकत नहीं होगी। उसको ये भी लगेगा कि दुनिया की एजेंसीज उसके पीछे पड़ी हुई हैं, उसको पकड़ना चाह रही हैं, और वो हर वक्त एक एंग्जाइटी, घबराहट जैसी कैफियत में रहेगा। उसके अलावा उसको हेलुसिनेशंस होंगी। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि क्या आपने हेलुसिनेशंस का नाम पहले सुना है? अगर आपने सुना है तो कमेंट्स में बताइए कि कितनी किस्म की हेलुसिनेशंस होती हैं। वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 किस्म की हेलुसिनेशंस होती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और विजुअल हेलुसिनेशंस। विजुअल हेलुसिनेशन में मरीज को नजर आता है कि उसके सामने कोई जिन, भूत या परी फिर रही है, हालांकि हकीकत में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में उसको कानों में आवाज़ें आती हैं, यानी कि वो ज़िंदगी में रोज़मर्रा के काम जो कर रहा होता है उस पर कमेंट्री जारी होती है, उसको मुख्तलिफ इंसानों की, मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ आ सकती है। और यह आवाज़ ऐसे आती है जिस तरह कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या आपको अपने घर वालों की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ हकीकत में किसी इंसान की नहीं होती, उसके दिमाग की अंदर की आवाज़ें होती हैं। उसके अलावा जिस बंदे को साइकोटिक डिसऑर्डर होता है उसको ये भी लग सकता है कि उसकी सोचों को कोई कंट्रोल कर रहा है, उसकी जहन में कोई अपनी सोच डाल रहा है, या उसके जहन से कोई सोच निकाल भी सकता है। तो ये चंद अलामात है साइकोसिस की। और साइकोटिक डिसऑर्डर की एक सबसे बड़ी बीमारी जो है उसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया, जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर है। क्या आपने पहले कभी स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुना है? अगर नाम सुना है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। और ये भी बताइए, अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए कि क्या मुझे स्किज़ोफ्रेनिया पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं स्किज़ोफ्रेनिया पे वीडियो बनाऊं। लेकिन आपके कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कितनी मालूमात हासिल हैं और मैं वीडियो में कितनी मालूमात दे सकता हूँ। ADHD पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इसलिए लिहाजा ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन आ गया और अपने जहन को खोल के रखिए। तो सवाल यह है कि क्या ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर 18 साल या उससे बड़े लोगों में हो सकती है, या ये सिर्फ बच्चों की बीमारी है? अगर आपका सवाल है कि ये 18 साल या उससे बड़ों की बीमारी है तो कमेंट में टाइप कीजिएगा 1। अगर आपका जवाब है कि नहीं ये सिर्फ बच्चों की बीमारी है तो कमेंट में टाइप कीजिएगा 2। जब हम ADHD का सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी तस्वीर आता है, एक ऐसा खाका आता है, एक ऐसे बच्चे का कि जो अपना सर दीवार पे मार रहा हो या वो अपने टास्क कंप्लीट ना कर पा रहा हो। लेकिन 4 से 17 साल के बच्चों में तकरीबन 9% लोगों में ADHD पाई जाती है, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है। और दोस्तों, ADHD तकरीबन
18 साल और उससे बड़े लोगों को भी अफेक्ट करती है, यानी कि एडल्ट एडीएचडी भी कुछ होता है। तो अगर आपका जवाब था एक कि एडीएचडी 18 साल और बड़े लोगों में भी होती है, तो यकीनन आप शाबाशी के मुस्तहिक हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक था और आपका बैकग्राउंड नॉलेज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका जवाब ये नहीं था तो इसमें भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता चल चुका है कि एडीएचडी बड़े लोगों में भी हो सकती है और ये खाली बच्चों की बीमारी नहीं है। एडीएचडी की अगर अलामात की बात की जाए तो उसमें मल्टीपल अलामात है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, बहुत अलामात हैं, जिसमें सबसे बढ़ के ये कि एक बच्चा या एक बड़ा, उसको कंसंट्रेशन करने में मुश्किलात होती है, उसको फोकस करने में मुश्किलात होती है। तो जब आपकी कंसंट्रेशन और अटेंशन और फोकस करने की सलाहियत मुतासर होगी तो आपकी याददाश्त भी मुतासर होगी और आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, आपको फॉरगेटफुलनेस होगी। इसके अलावा बच्चा जो है एक जगह पे बैठने में मुश्किल होगी, वो बेचैन रहेगा, वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा और इस नतीजे में वो अपनी चीज़ें खो देगा। इसके अलावा एडल्ट लोग जिनको एडीएचडी होती है उनको भी अटेंशन रखने में मुश्किल होती है। इसके नतीजे में वो जो लंबे काम होते हैं, जो कि बोरिंग काम होते हैं, जो कि रिपीटिटिव काम होते हैं, बार बार करने होते हैं, वो काम करने में उनको दुश्वारी होती है, वो नहीं कर पाते और इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है। बड़े लोगों की, उनको जॉब्स में मुश्किलात होती है। अगर हम बच्चों की बात करें, उनको उनके होमवर्क करने में मुश्किलात होती है। इसके अलावा उनको स्कूल असाइनमेंट्स करने में भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। एडीएचडी बच्चों में ये भी देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनमें टेम्परामेंट के इश्यूज होते हैं, उनमें सब्र नहीं होता, तो वो अपनी स्कूल में और कई जगहों पे अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते। वो इम्पल्सिव भी होते हैं, वो कोई भी काम बगैर सोचे समझे कर देते हैं। लेकिन बच्चों में एडीएचडी की सिम्टम्स, अलामात उनकी उम्र में, उनकी एज में और उनके जेंडर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो 4 साल का लड़का है तो अलामत, सिम्टम्स कुछ और तरीके से हो सकती हैं। अगर वो 10 साल की लड़की है तो उसकी एडीएचडी की अलामत कुछ और तरीके की हो सकती हैं। क्या आपको पता है कि एडीएचडी की कितनी टाइप्स हैं? एडीएचडी की 3 रिकग्नाइज टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है इम्पल्सिव हाइपरएक्टिव टाइप, दूसरी टाइप जो है वो इनअटेंटिव और डिस्ट्रक्टिबल टाइप, और तीसरी टाइप कंबाइंड टाइप ऑफ एडीएचडी। इन टाइप्स के बारे में मैं मजीद बात करूंगा जब हम एडीएचडी के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एडीएचडी को कंट्रोल करने का इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ हैं, स्टिमुलेंट दवाइयाँ, लेकिन ये मिथ भी गलत है। एडीएचडी को कंट्रोल करने के लिए खाली दवाइयाँ नहीं हैं, उसके साथ साथ टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी है, साइको एजुकेशन है और सबसे बढ़ के लाइफ कोचिंग है, जिसका सारा मिक्सचर करके हम एडीएचडी को मैनेज करते हैं, को कंट्रोल करते हैं। तो आखिर में दोस्तों, क्या आपके नज़दीकी और आपके करीबी लोगों में क्या आपने देखा है ये ज़हनी अलामात जिनकी हमने इस वीडियो में बात की हैं? कुछ बातें क्या इसमें हैरानकुन तो नहीं थी आपके लिए, या नहीं तो नहीं थी? आप और किन ज़हनी बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट में आगाह करें, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो उसमें हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के वीडियो बनाया करें। और हमेशा की तरह ये सारी वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि आपकी ज़हनी सेहत बेहतर हो। और अगर आपको जब भी मदद की ज़रूरत हो तो यकीनन करीबी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, कि मदद आपका इंतजार करेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के जरिए आपके पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी को रिजिलिएंट बनाऊं। तो लिहाजा जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।